गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे मध्यकाल, और मध्यकाल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में हमने अभी तक बाबर के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से उसने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया, दिल्ली सल्तनत का अंत किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर जो है लगातार युद्धों में उलझा रहा, लेकिन कोई स्थायी शासन वो नहीं दे पाया। 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई और उसके बाद में उसका उत्तराधिकारी, नाम है उसका हुमायूं। हुमायूं का मतलब क्या होता है? भाग्यवान। भाग्यवान हुमायूं ये शासक बना 1530 में। 1530 से 1540 ईस्वी तक वो शासक बना रहा, ब्लैक वाले में 1540 ईस्वी तक वो शासक बना रहा, 1530 से 1540। लेकिन हम देखते हैं कि 1539 में चौसा का युद्ध किस नदी के तट पर? कर्मनाशा नदी के तट पर, उत्तरी बिहार में कर्मनाशा नदी के तट पर, पीछे गंगा नदी। और इसमें हुमायूं जो है शेर शाह से बुरी तरह पराजित हुआ। चौसा का युद्ध 1539। लेकिन किसी तरीके से उसकी जान बची, और जान किसने बचाई? एक बिस्ती ने उसकी जान बचाई। एक दिन के लिए उसे मुगल साम्राज्य का बादशाह भी बनाया। गुड मॉर्निंग। उसके बाद हम देखते हैं 1540 बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540, और उसमें जो हुमायूं है शेरशाह सूरी से अंतिम रूप से पराजित हुआ और उसे भारत से निर्वासित होना पड़ा। और वो कहां चला गया? ईरान के शाह के पास। वहां उसे शरण मिली और उसके सहयोग से उसने धीरे धीरे अपने साम्राज्य को वापस प्राप्त करने की कोशिश की। काबुल, कंधार पर सबसे पहले अधिकार किया। उसका जो भाई कामरान है उससे उसका लंबा संघर्ष हुआ। उसी बीच में 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ। कहाँ हुआ था? गुड। अमरकोट के राजा राणा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ 1542 ईस्वी में। और फिर देखा कि इधर जो है शेरशाह सूरी ने जो उसे निर्वासित जीवन जीने के लिए मजबूर किया था। 1542 ईस्वी में शेरशाह सूरी जो है वो एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती। 1545 कालिंजर के किले में उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं होते, जिससे हुमायूं को फिर से सत्ता प्राप्त करने का अवसर मिलता है। 1555 सबसे पहले मच्छीवाड़ा का युद्ध, और फिर 1555 में ही सरहिंद का युद्ध। ये दोनों में वो इन अफगानों को पराजित करता है, फिर से वो आगरा दिल्ली की सत्ता प्राप्त कर लेता है। लेकिन दुर्भाग्यवश 1556 ईस्वी में दीनपनाह नगर की सीढ़ियों से गिरकर, दीनपनाह नगर क्या था? पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बीच का जो 1530 से 1540 का जो समय है, 1540 से लेकर 1556 तक, 1540 से लेकर 1556, ये भारत में द्वितीय अफगान वंश, सूर वंश के नाम से जाना जाता है। पहले लोधी वंश और दूसरे नंबर पे सूर वंश। तो शेरशाह सूरी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम जीटी रूट पढ़ते हैं जीटी, ग्रांड ट्रंक रूट, तो इसका निर्माता कौन था? शेरशाह सूरी। लगभग 1500 किलोमीटर लंबी उसने सड़क बनाई थी, 4 भागों में बटी हुई थी। प्रशासनिक व्यवस्था में जैसे अपन ने पहले पढ़ा होगा, गज ये सिकंदरी, ये
सिकंदर लोदी ने बनाया था, 30 इंच का होता था। लेकिन इसने क्या किया, गजे सिकंदरी या सन की डंडी का उपयोग किया भूमि की पैमाइश के लिए। और ये कितने इंच का होता था? 32 इंच का, 32 इंच का होता था। उसने प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब व्यवस्था सुधारक के नाम से इसे जाना जाता है, न कि एक महान प्रशासक के रूप में। किस रूप में जाना जाता है? व्यवस्था सुधारक के रूप में। तो डिटेल में पढ़ना है कि किस तरीके से इसने एक सिपाही से लेकर एक अखंड भारत के या बड़े भारत के बादशाह बनने तक की इसकी कहानी क्या है। बचपन का नाम यदि देखते हैं तो बचपन का नाम क्या था? क्या नाम था बचपन का नाम इसके? फरीद। बचपन का नाम क्या था शेरशाह के? फरीद। अब शुरू करते हैं शेरशाह सूरी। शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। शासन 1540 से 1545। लेकिन एक फरीद के शेर खान और शेर खान से शेरशाह सूरी बनने की जो कहानी है वो बहुत लंबी, वो कहानी जो है बहुत लंबी है। पहले हम जन्म की बात करते हैं। तो जन्म के विषय में मतभेद है। एक है कानून को, कानून को बहुत अधिक एनालिसिस किया है इन्होंने, कानून को ने शेरशाह सूरी के बारे में बहुत अधिक गहन अध्ययन किया, बहुत अधिक स्रोतों से जानकारी उठाई है। और इनके अनुसार जन्म हुआ इनका 1486 में, तो मतलब बाबर से छोटा है, क्योंकि बाबर का जन्म 1483 में हुआ था, तो ये उनसे छोटा है। लेकिन बैजवाड़ा अभिलेख या अन्य अभिलेखों से जो जानकारी मिलती है वो 1472 अन्य अभिलेख, अन्य अभिलेख, और इसमें क्या मिलता है 1472, 1472 में, तो इसके अनुसार बाबर से बड़ा, बाबर से बड़ा है। बचपन का नाम क्या बताया? बचपन, बचपन का नाम फरीद, बचपन का नाम था इनका फरीद, बचपन का नाम फरीद। फिर शेर खान कैसे बनी और शेरशाह कैसे बनी, ये पूरी कहानी हम पढ़ेंगे। तो पहले इनके पिता की बात करते हैं। पिता का नाम क्या है? हसन, पिता का नाम हसन खान। कौन थे ये? जौनपुर, जौनपुर के पास छोटी सी रियासत, रियासत के जागीरदार। जौनपुर के पास एक छोटी सी रियासत है और उस रियासत के ये जागीरदार थे। कौन? हसन खान। मतलब बड़ा कोई इनका ये नहीं था कि वो कोई सरदार वगैरह नहीं थे, ये जागीरदार थे, एक छोटे से जागीरदार थे। अब दक्षिण बिहार, दक्षिण बिहार के सूबेदार, नाम क्या है उसका? बहार खान लोहानी, बहार खान लोहानी, ये नाम बड़ा महत्वपूर्ण, बहार खान लोहानी। देखो योग्यता तो बचपन में ही होती है, बचपन से ही होती है। ऐसे नहीं कि एकाएक कहीं से ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और योग्य बन जाए। योग्यता बचपन से ही होती है, हमें क्या करना है? उसे सिर्फ निखारना होता है। कला हमारे अंदर है, उसे और बेहतर करने की आवश्यकता होती है। तो बहार खान लोहानी के साथ में एक बार शिकार करने के लिए गए, क्योंकि राजा महाराजा लोग अपने बलबूते पर उतना कोई बड़ा प्रयास नहीं करते, वो साथ में लेके जाते हैं और उनके नाम की वो खाते रहते हैं। तो शिकार करने के लिए गए
और खुद ही शिकार होने वाले थे। उतने में शेर, ये जो फरीद जो है, इसने निहत्ते ही एक शेर का वध कर दिया, शेर को मार डाला। ऐसा बोला जाता है निहत्ते। कुछ लोग बोलते हैं एक ही वार से, तलवार के एक ही वार से। कुछ बोलते हैं निहत्ते और कुछ बोलते हैं तलवार के एक ही वार से उस शेर को मार डाला। तो इसलिए बहार खान लोहानी ने फरीद का नाम क्या रख दिया? शेर खान रख दिया। याद रखना, ये बहार खान लोहानी ने फरीद का नाम शेर खान रखा। क्यों? शेर का वध करने के कारण। वध शब्द वैसे ठीक नहीं है यहाँ पर शेर को मारने के कारण, शेर को मारने के कारण। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन थे ये? दक्षिण बिहार के सूबेदार, और इसी के अधीन इनके पास में एक जागीर थी जौनपुर, और जौनपुर के ये जागीरदार थे। जौनपुर के जागीरदार थे। अब ये बाबर के पास कैसे पहुंचे? बाबर के पास कैसे पहुंचे, यह थोड़ी सी कहानी है। पिताजी की मृत्यु हुई, 6-7 भाई बहन थे, शेर खान वगैरह, फरीद वगैरह, तो ये जागीरदार बन गए वहां के। लेकिन पता चला कि वहां उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हो रहा है, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हो रहा है। तो उसने सोचा कि अब ये संघर्ष, लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है, चलो मैं कुछ बड़ा करने की सोचता हूं। बाद में जागीर का जो मामला है वो तो मैं निपटाऊंगा, ये तो मेरी है, मेरी ही रहेगी, पहले मैं और कुछ प्राप्त कर लेता हूं। तो सैन्य प्रशासन, सैन्य कुशलता के लिए वो बाबर की सेना में शामिल हो गया, और चंदेरी के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध, चंदेरी के युद्ध, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। बाबर की ओर से, बाबर की ओर से राजपूत में कौन था? मेदिनी राय से लड़ाई की, मेदिनी राय से लड़ाई की। लगभग 15 महीने बाबर के साथ रहा, बाबर के साथ, अर्थात मुगलों की सेना में ये 15 महीने तक रहा। और 15 महीने तक क्या करता रहा? वो एनालिसिस करते रहा, देखते रहा कि मुगलों की क्या कमजोरी है, क्या विशेषता है, क्या योग्यता है इनके अंदर, क्यों बाबर जो है हर युद्ध जीत रहा है, तोपखाना कैसे चलाते हैं, बारूद का क्या उपयोग होता है, ये सब वो बारीकियां सीखते रहा। और इसी युद्ध के समय उसने एक भविष्यवाणी, एक सोचा था कि यदि भाग्य ने मेरा साथ दिया तो एक दिन मैं मुगलों को यहां से खदेड़ दूंगा। किस युद्ध के समय बोला था? ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। तो किस युद्ध के बाद? चंदेरी की युद्ध के बाद, चंदेरी के युद्ध के बाद अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को यहां से खदेड़ दूंगा। अब ये कहानी हो गई। अब फिर बहार खान लोहानी के पास जाते हैं हम। अब उसी बीच क्या हो गया? बहार खान लोहानी की मृत्यु हो गई। बहार खान लोहानी की मृत्यु हो गई, और उनके जो पुत्र है जलाल खान, उसका पुत्र था, वो अल्पायु था,
अल्पायु था। तो शेरशाह सूरी ने क्या किया, उसकी जो विधवा थी बाहर खान लोहानी की विधवा दूदू बेगम से विवाह कर लिया और एक बड़े साम्राज्य का शासक वो बन गया। दक्षिण बिहार का वो सूबेदार बन गया। लिखेंगे, बाहर खान लोहानी की मृत्यु के बाद शेर खान ने दूदू बेगम से विवाह किया और दक्षिण बिहार का शासक बन गया। दक्षिण बिहार का शासक बन गया। हाँ, बाहर खान लोहानी दूदू बेगम से विवाह किया। बाहर खान लोहानी की जो पत्नी है दूदू बेगम, उससे विवाह कर लिया और दक्षिण बिहार का वो शासक बन गया। अब ये जो नुसरत नहीं, क्या शासक का नाम क्या बताया मैंने, बाहर खान लोहानी या जिसे मोहम्मद शाह भी कहा जाता था, ये थे अफगान। ये कौन थे, अफगान थे। तो अब चूंकि अफगान होते हुए अफगानों के विरुद्ध तो नहीं लड़ सकता, तो 1529 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ, घाघरा का युद्ध। 1529 घाघरा का युद्ध, ये इब्राहिम लोदी की ओर से बाबर से लड़ा। देखो, चंदेरी के युद्ध में बाबर की ओर से लड़ा था और घाघरा के युद्ध में ये बाबर से लड़ा था। क्लियर एकदम। घाघरा का युद्ध किससे हुआ था, हाँ सही बोल रहे हैं। घाघरा का युद्ध इब्राहिम लोदी तो पानीपत में ही खत्म हो गया। महमूद लोदी बंगाल बिहार के जो शासक थे, ये महमूद लोदी की ओर से बाबर से लड़ा और इसमें उसकी पराजय भी हुई। शेर खान की पराजय हुई। क्यों हुई वो, जबकि वो तो बड़ा कुशल आदमी था। दरअसल वो सच्चे मन से लड़ा ही नहीं था, वो तमाशा देखना चाहता था। ऐसा बोला जाता है कि उसने सच्चे मन से ये लड़ाई स्वीकार ही नहीं की थी। वो तो चाहता था कि पहले अफगानों का सफाया हो जाए भारत में, मैं अकेला रहूं और फिर मुझे मुगलों को यहां से खदेड़ जाए। उसकी ऐसी साजिश थी कि धीरे धीरे मेरे शत्रुओं की संख्या क्या हो, कम हो। ये ऐसे उसकी प्लानिंग थी और वो क्षेत्रीय राजाओं से लड़ते रहा। तो 1529 घाघरा का युद्ध जो महमूद लोदी की ओर से बाबर से लड़ा और इसमें उनकी पराजय हुई। लेकिन एक और युद्ध उसने 1529 में लड़ा। 1529 में नहीं, महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी तो पानीपत के प्रथम युद्ध में खत्म हो गया था 1526 में, है ना। तो ये महमूद लोदी की बात कर रहे हैं, महमूद लोदी। तो 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित किया
व हजरत ए आला, हजरत ए आला की उपाधि धारण की। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। हजरत ए आला की उपाधि कब? 1529 में। किसको पराजित करने में? बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित किया। वह हजरत ए आला के उपाधि धारण की। ये भी अफगान था नुसरत शाह, तो वो सोचता था कि पहले बिहार को प्राप्त कर लिया उसने, विधवा से विवाह करके बंगाल को पराजित कर दिया। अब वो क्या बन गया? बंगाल बिहार का एक बड़ा शासक बन गया। धीरे धीरे वो अपनी शक्ति उधर विस्तृत करते रहा। अब 1530 ईस्वी में अब उसने क्या किया? 1530 में इधर बाबर खत्म हो रहा है और वो क्या कर रहा है? 1530 ईस्वी में चुनार दुर्ग के शासक, चुनार अपन ने पढ़ा ना, चुनार के 2 अभियान किसने किए थे? हुमायूं ने 2 बार घेरा डाला था वहां पर। तो चुनार दुर्ग के शासक ताज खान की विधवा, ताज खान की विधवा लाड़ मलिका से विवाह किया। लाड़ मलिका से विवाह किया और 7 मन मोती। मन क्या होता है? मन क्या होता है? नहीं पता। 32 कितने का? 40 किलो का मन। प्याज नापते हैं ना, प्याज पहले प्याज गांव में ऐसे ही खरीदते थे, 1 मन 2 मन, है ना? तो 20 किलो का 1 मन होता है ना? 20 किलो। मैं वो भी एकदम श्योर नहीं हूं, क्योंकि ये कोई ऑथेंटिक तो माप है नहीं, इंटरनेशनल कोई इकाई नहीं है, ये क्षेत्रीय इकाई होती है। कहीं 10 किलो का, कहीं 20 किलो, कहीं 40 किलो, इस तरीके से मन। ठीक है, तो कितना? 7 मन मोती, 150 मन सोना, 150 मन सोना और 150 रत्न इन्हें प्राप्त हुए। लेकिन मन नहीं भरा अभी। मिस्टर मोहित, पहले कौन सी विधवा से विवाह किया इन्होंने? बहार खान लोहानी की विधवा दूदू बेगम से विवाह किया 1527 में। इसके बाद 1530 में इसने चुनार दुर्ग के शासक ताज खान की विधवा लाड़ मलिका से विवाह किया, लेकिन मन नहीं भरा। अब क्या करेगा ये? गाजीपुर के शासक नासिर खान नुहानी की विधवा गौहर हुसैन से विवाह किया। गौहर हुसैन से विवाह किया और 30 मन सोना प्राप्त किया। 30 मन सोना प्राप्त किया। मोहित, आपके मन में क्या विचार आ रहा है? हाँ? कोई विचार तो नहीं आ रहा? ऐसे ही बड़ा अच्छा तरीका है ये अरबपति खरबपति बनने का। हाँ? नहीं आ रहा ना? पक्का? ठीक है, मन है, नहीं तो क्लियर हो गया। 3 उसने विवाह किए और बहुत अधिक धन संपत्ति उसने प्राप्त कर ली। और अब उसे ऐसा लगा कि नहीं, अब काफी धन संपत्ति मेरे पास में है, अब मुझे साम्राज्य का विस्तार भी करना चाहिए। साम्राज्य का विस्तार भी करना चाहिए।
लेकिन ये सारी बातें जो है 1530 तक, चूंकि बाबर था और बाबर जो है शेरशाह की सारी गतिविधियों को देख रहा था, तो उसने हुमायूं को चौकन्ना किया था कि इस अफगान से तुम बच के रहना, क्योंकि इस पे इसके चेहरे पर जो है वो एक महाराजा की तरह तेज नजर आता है। उसने ये बोला था कि इसके ऊपर महाराजा की तरह तेज है इसके चेहरे पर और बड़ा महत्वाकांक्षी है, तो इसलिए इससे तुम्हें संभल कर रहने की आवश्यकता है, ऐसा उसने चेतावनी दी थी। और उसी बीच क्या हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? बाबर। फिर हुमायूं के अभियान पढ़ते तो उसका एक अभियान था दोहरिया का युद्ध 1532 दोहरिया का युद्ध, और ये वही अफगान शासक मोहम्मद लोदी के विरुद्ध हुआ था। ये मोहम्मद लोदी के विरुद्ध हुआ था और इसमें भी शेरशाह सूरी ने महमूद लोदी का साथ दिया था। महमूद लोदी का साथ दिया था क्योंकि अब चाहता था कि ये तो मरे लोग हैं, इनका कोई लेना देना नहीं, अब किसको पराजित करना है? मुगलों को पराजित करना है। लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुआ। लिखेंगे पहला उसके युद्ध अभियान देखते हैं। तो शेर खान ने 1532 के दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी का साथ दिया, परंतु पूरी इच्छा शक्ति के साथ अफगानों का साथ नहीं दिया। पूरी इच्छा शक्ति के साथ अफगानों का साथ नहीं दिया। फिर लिखेंगे 1534 ईस्वी। 1534 ईस्वी यह सूरजगढ़ का युद्ध। 1534 ईस्वी सूरजगढ़ का युद्ध। यहां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सूरजगढ़ का युद्ध 1534। ये पूछ सकते हैं किस किस के बीच में हुआ था? तो शेरशाह और महमूद शाह के बीच में हुआ था। बंगाल का शासक था महमूद शाह। इसमें विजय हुई शेर खान की। इससे पहले और इसके बाद में दो और महत्वपूर्ण अभियान इसके शेर खान के, और वो दोनों किस नाम से जाने जाते हैं? चुनार अभियान। देखो चुनार अभियान, ये इसे मैंने शेर खान के इसमें इसलिए नहीं लगाया क्योंकि चुनार अभियान जो है ये किसके हैं? हुमायूं के हैं। एक तो हुआ है 1532 में और एक हुआ है 1538 में। ठीक, तो 1532 में जब हुआ था तो चूंकि चुनार के जो किला है वो इसका था, इसका रक्षक था, तो 1532 में पराजित हुआ हुमायूं से और समझौता हुआ। अपने बेटे को मुगलों की शरण में भेज दिया था, कुतुब खान को मुगलों की शरण में भेज दिया था। फिर दोबारा 1538 में दोबारा चुनार का अभियान हुआ, लेकिन तब शेर खान वो किले में था ही नहीं, वो बाहर था, वो बंगाल की तरफ अपना अभियान चला रहा था। और ये 6 महीने तक वहां सेना आसपास घुमाते रहे और फिर वापस बंगाल की ओर चले गए। जबकि शेर खान तब गौड़ प्रदेश को जीतकर लूटपाट करता हुआ, कत्लेआम करता हुआ आगे बढ़ चुका था। ठीक, तो ये चुनार का अभियान शेर खान के विरुद्ध था, लेकिन पहली बार में शेर खान ने समझौता कर लिया और दूसरी बार में वो किले में था ही नहीं, जबकि उस किले का रक्षक कौन था? शेर खान था, याद रखना है। ठीक, फिर महत्वपूर्ण इसका अभियान देखते हैं तो चौसा का युद्ध
चौसा का युद्ध, ये 1539, हमने पहले अच्छे से लिख लिया है कल के वीडियो में। और फिर है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, और ये कब हुआ है? 1540। तो चौसा का युद्ध ये 29 जून 1539 हुमायूं को पराजित किया और शेर खान की उपाधि धारण की, शेर शाह की उपाधि धारण की। देखो, पहले फरीद था, फिर शेर खान बना, फिर हजरत ए आला की उपाधि धारण की, और अब काय की उपाधि? शेर शाह की उपाधि धारण की। लेकिन अभी वो दिल्ली का शासक नहीं बना है, अभी एक और युद्ध लड़ना है उसे। कौन सा? बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध। एक बार बड़ा सरल सा क्वेश्चन बना था, किस युद्ध के पश्चात शेर खान दिल्ली का शासक बना? और उसमें दिया था चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। और लोग बाग ये नाम के कारण किसको याद करते हैं? चौसा का युद्ध, और इसी के ऊपर क्लिक कर दिया और गलती हुई थी बहुत से लोगों से। तो कौन सा? बिलग्राम का युद्ध। फिर बनता है शेर शाह की उपाधि किस युद्ध के पश्चात? तो चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध के पश्चात उसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। अब औपचारिकता पर बची थी, निर्णायक युद्ध चौसा का युद्ध था, लेकिन औपचारिकता किसने पूरी की? बिलग्राम के युद्ध ने। और ये हुआ है 17 मई 1540, और द्वितीय सूर्यवंश की स्थापना। अब हम देखेंगे इसके दिल्ली का शासन बनने के बाद, दिल्ली का शासक बनने के बाद अभियान, इसके दिल्ली का शासक बनने के बाद के इसके अभियान, ये तो हुमायूं के साथ में हुए थे। अब इसके जो साम्राज्य विस्तार करने के लिए इसने कौन कौन से अभियान किए? तो सबसे पहला है गख्खर विजय, और यह है 1541। गख्खर, ये तो पढ़ा है अपन ने, पश्चिम सीमा पर रहते थे ये लोग। महमूद गोरी की हत्या कर दी थी गख्खरों ने, ठीक है। तो एक तरीके के लड़ाकू लोग थे ये। तो और गख्खर सरदार था राय सारंग। अब उसने इधर अभियान क्यों किया? ये उत्तर भारत की बात कर रहे हूं। तो देखो, अब इसने दिल्ली और इधर का अधिकार प्राप्त कर लिया, और हुमायूं भागा किधर था? इधर भागा था, और इधर से वो कभी भी वापस आ सकता था। वो चाहता था कि इधर की जो सीमा है, ये जबकि पाकिस्तान अफगानिस्तान सब था उस समय, ये क्या हो जाए? हमारी मजबूत हो जाए, ताकि हुमायूं कभी वापस आ ही न सके। तो इसलिए उन्होंने यहां पर गख्खरों पर आक्रमण किया। सबसे पहला आक्रमण गख्खरों पर किया 1541 में। और वहां का सरदार कौन था? राय सारंग। जीत तो शेरशाह की हुई, लेकिन राय सारंग हार मानने के लिए तैयार नहीं है, उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अधीनता वो लोग स्वीकार करते हैं जो मन से हार जाते हैं, और वो बोलता था कि नहीं, हम तो फिर से दो हाथ करेंगे और हम पराजित करेंगे, हम तुम्हारे अधीनता स्वीकार नहीं करते, लड़ लो हमसे, लगे तो और एक बार 2 बार लड़ लो।
मार डालो हमें, लेकिन हम तुम्हारी गुलामी स्वीकार नहीं करते। शेरशाह चालाक था, वो बोलता था लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है, भाई ये इनके पास कुछ है ही नहीं, क्या लड़ेंगे इनसे। तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, रोहतासगढ़ का किला क्या बनाया, यहाँ पर एक किला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोहतासगढ़ का किला, ताकि इधर की गतिविधियों पर वो नियंत्रण रख सके। ठीक, लिखेंगे यहाँ पर, गक्खर सरदार राय सारंग को पराजित किया, लेकिन उसने अधीनता स्वीकार नहीं की, अधीनता स्वीकार नहीं की। अतः उत्तर पश्चिम सीमा पर, उत्तर पश्चिमी सीमा पर नियंत्रण रखने के लिए रोहतासगढ़ के किले का निर्माण किया, रोहतासगढ़ के किले का निर्माण किया। क्लियर हो गया, 1541 गक्खर अभियान। अब दूसरा है बंगाल विद्रोह, बंगाल विद्रोह 1542, अगले साल 1541-42 बोलेंगे, 41 में शुरू हो गया था, 42 तक चला था, 1541-42 बंगाल विद्रोह। बंगाल विद्रोह, देखो बंगाल में जैसे नुसरत शाह वगैरह हमने पढ़ा, ये शासक थे, इनको पराजित करके उनको अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया था, वो इनको लगान वगैरह देते थे। लेकिन जैसे ही ये बंगाल मतलब पूरब में और ये कहाँ चले गए, पश्चिम में, तो उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, बोले अब हम टैक्स वगैरह नहीं देंगे इनको। तो और वो जो विद्रोह हुआ था वो था खिजर खान के नेतृत्व में। बंगाल में विद्रोह किसने किया, खिजर खान के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। शेरशाह ने इस विद्रोह को दबाया और साम्राज्य के नियंत्रण हेतु सोलह सरकारों में विभक्त कर दिया। अब ये जो सरकार वाली जो प्रणाली है, मतलब साम्राज्य का विभाजन, जो पहले कभी मुगल गुप्त साम्राज्य में होता था, उस तरीके की जो परंपरा है वो अब किसने शुरू की, शेरशाह ने। अब बोले कि कोई सरदार नहीं, कोई कुछ नहीं, एक दूसरे पर नियंत्रण रखने के लिए उसने सरकारों में साम्राज्य को विभाजित किया और एक अधिकारी नियुक्त किया, शिकदार, शिकदार नामक अधिकारी की नियुक्ति की। अब मालवा अभियान 1542, मालवा अभियान, मालवा अभियान 1542, मालवा अभियान 1542। अब मालवा कोई एक स्थान तो था नहीं, वहां पर ढेर सारे छोटे छोटे राजा थे, उज्जैन के अलग, मांडू के अलग, और उसको आना कहां से था, दिल्ली तरफ से। तो दिल्ली तरफ से तो डायरेक्ट मांडू यही नहीं पड़ता था मालवा, बीच में ग्वालियर भी शासन, ग्वालियर के भी शासक थे। तो जब वो सेना लेकर आया तो ग्वालियर से आया, तो ग्वालियर का शासक तो डर गया, था मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए आया करके, तो पहले से हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करने के लिए वो तैयार था। ग्वालियर का शासक था उस समय कादिर शाह अर्थात मल्लू खान। कादिर शाह ग्वालियर के शासक
कादिर शाह अर्थात या ब्रैकेट में लिख लो मल्लू खान ने उसका स्वागत किया। इसके बाद ग्वालियर, मांडू, उज्जैन पर अधिकार किया और यहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब, सुजात खान को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। सुजात खान को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। यह क्वेश्चन बन सकता है, मालवा का सूबेदार उसने किसे नियुक्त किया था? सुजात खान। एवं अपने पुत्र आदिल खान को रणथंभौर का सूबेदार नियुक्त किया। तो गखर विजय 1541, बंगाल विद्रोह 1541-42, मालवा अभियान 1542। अब 1543 रायसीन अभियान, रायसीन या रायसेन बोल सकते हैं उसे, रायसेन अभियान 1543। और यहां का शासक है पूरनमल। कौन है? पूरनमल। बड़ा अच्छा किला है, अभी भी जा सकते हैं देखने के लिए आप लोग। मैं भी गया हूं 2 बार। रायसेन में एक किला है, राजा राज बसंती ने बनाया है रायसेन का किला, बहुत ऊंचाई पर है। क्योंकि वहां राजपूत शासक थे तो इन्होंने आक्रमण किया। शेरशाह सूरी ने बहुत अधिक प्रयास किया उसे जीतने का, लेकिन जीतने के कोई आसार नजर नहीं आ रहा। जीतने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा था। अब वो परेशान था, लेकिन मैंने बताया शातिर, दिमाग तो था उसके पास में। शेरशाह सूरी के पास में पंकज थोड़ी था, वो शेरशाह सूरी था। अब उसने बहुत प्रयास किए, जीत नहीं पाए, कूटनीति का सहारा लिया। कुरान के ऊपर हाथ रखकर उसने कसम खाई। क्या कसम खाई? भाई तुम किले से बाहर आ जाओ, हमारी शर्तें मान लो, हमें तुमसे कोई दिक्कत नहीं, हम किसी की जान नहीं लेंगे, ऐसा उसने बोल दिया। किसकी कसम खाई थी? कुरान की। साथ ही उसका एक बेटा कुतुब खान भी साथ में था। वो इस बात का साक्षी था कि मेरे जो पिताश्री है इन्होंने कुरान की शपथ ली है कि हम किसी को कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अब वो चूंकि किले में बंद थे, तो मैंने पहले भी बताया ये घेरा डाल देते थे 2-2, 4-4 महीने, तो अंदर राशन पानी सब खत्म हो जाता था। तो वो लोग भी परेशान थे और वो तो ये सोच रहे थे कि हम मर जाएंगे लेकिन गेट नहीं खोलेंगे। लेकिन इन्होंने कुरान की कसम खाई तो उन्होंने गेट खोल दिया। और जैसे ही गेट खोला इन्होंने धावा बोल दिया, कत्लेआम करना शुरू कर दिया। तो ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने जौहर और ये और वो सब कर लिया। उन्होंने बोला कि दुश्मन के हाथों मरने से अच्छा है खुद ही मर जाए। ये सारी प्रक्रिया अपनाई, जो बचे थे उनको शेरशाह की सेना ने खत्म कर दिया। और कुतुब खान जो है वो इतना दुखी हुआ इस घटना से कि उसने भी आत्महत्या कर ली। किसने? कुतुब खान ने। और ये जो घटना है ये एकमात्र ऐसी घटना है जो शेरशाह के चरित्र पर, कलंक पर एक दाग माना जाता है। वही साजिशें तो चलती है, लेकिन इतनी घटिया साजिश। जब गेट खोल दिया था, हार मान लेती तो छोड़ देना, उनको मारने की क्या जरूरत थी। लेकिन वो बोले कि मैं 3 महीने से यहाँ पे परेशान हो रहा हूँ तुम्हारी वजह से, तो इसलिए उसने हरजाने के रूप में सबकी हत्याएं करवा दी थी। तो कौन सा अभियान? रायसेन अभियान 1543।
और शासक कौन था? पूरनमल। और किसने किसकी शपथ ली थी? कुरान के ऊपर हाथ रखकर शपथ ली थी शेर खान ने। किसने आत्महत्या की? कुतुब खान ने। याद रखना है बराबर। 1544 मारवाड़ अभियान। मारवाड़ अभियान मारवाड़ अभियान 1544। मारवाड़ अभियान 1544। मारवाड़ मतलब मेवाड़, और यहां का शासक था मालदेव। कौन था? मालदेव। मालदेव के दो सिपाही थे, दो सेनापति थे, एक जैता और दूसरा कुप्पा। जैता और कुप्पा बहुत महत्वपूर्ण है ये, जैता और कुप्पा। सेना, ये जो मालदेव की सेना जो है इतने वीरता के साथ में, बहादुरी के साथ में लड़ी कि शेरशाह सूरी की सेना के छक्के छुड़ाती है। अब ऐसा लग रहा था कि शेरशाह सूरी अभी भी हार जाएगा, लेकिन इसका दिमाग तो चलता था। शाम, दाम, दंड, भेद। दंड तो दे दिया था इससे पहले वाले इसमें, देखा आपने। अब अंतिम अस्त्र था भेद। अब इसको जीतने के लिए क्या करना था उसे? भेद। तो इसने एक नकली संदेश भिजवा दिया। किसके पास? मालदेव के पास में, कि तुम्हारे दोनों सेनापति तो बिक चुके हैं और वो युद्ध स्थल पे आज तुम्हारी हत्या करने वाले हैं, शेरशाह सूरी की ओर से लड़ेंगे। ऐसा संदेश भिजवा दिया, मतलब अफवाह फैला दी गलत तरीके से, अपने ही आदमी भिजवा दिया। अब मालदेव जो है वो घबरा गया और वो युद्ध क्षेत्र से कहीं और चला गया, कहीं और चला गया। अब कुछ जो विश्वास पात्र सैनिक थे वो भी चले गए उसके साथ में। लेकिन अब युद्ध स्तर पर जैता और कुप्पा दोनों अपनी छोटी सी सेना के साथ में बचे रहे बेचारे, लड़ते रहे वो वीरता के साथ में, और दोनों देश के लिए शहीद हुए। युद्ध स्तर पर ही वो मारे गए और आखिर में मारवाड़ अभियान उसका क्या हो गया? सफल हो गया। क्लियर? मारवाड़ अभियान 1544। कौन था वहां का शासक? मालदेव। दो सिपाही कौन थे उसके? जैता और कुप्पा। आगे अगला जो अभियान रहेगा, कालिंजर अभियान। हाँ, यहां पर एक बात बोली है उसने, मारवाड़ अभियान को लेकर उसने एक बात बोली थी कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, शेरशाह सूरी ने स्वयं बोला था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था, खो चुका था, खो चुका था। अब अंतिम अभियान देखते हैं उनका 1545। 1545 कौन सा अभियान है प्रिया? कालिंजर। कालिंजर अभियान। इसलिए झूठी कसम नहीं खाना चाहिए। 1545 कालिंजर अभियान। कालिंजर कहां पर है ये बताएंगे पंकज? कालिंजर कहां पर है? नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। पूरी कहानी खत्म हो गई। मोहित जी बताओ कालिंजर कहां पर है?
बिहार में, क्या बात है। आसपास तो कुछ है ही नहीं है अपने। कविता मैडम, नहीं पता। मध्य प्रदेश में। कोई गारंटी है मध्य प्रदेश में? बुंदेलखंड। कहाँ पे? बुंदेलखंड। पढ़ा तो अपन ने कालिंजर, बुंदेलखंड है ना। तो बुंदेलखंड की बात कर रही है, ग्वालियर चंबल वाले क्षेत्र के आसपास, शिवपुरी वाले क्षेत्र में कालिंजर का किला। और वहां पर शासन था चंदेलों का। चंदेल शासक कीरत सिंह का शासन था। ये किले ऊंचाई पर इसलिए बनाते थे ताकि दुश्मन जब हमला करे तो अंदर पैक हो जाए। तुम लड़ो हमसे, जितना लड़ना हो उतना लड़ो, हम तो अंदर नाच गाना करते रहेंगे। और वही चल रहा था सब कुछ। शेरशाह सूरी परेशान हो गया, अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। ये हार मानने को तैयार ही नहीं। ढेर सारा बारूद लेकर चला गया। बोले आज या तो इधर या उधर, और बारूद ऐसा रख दिया। और एक अग्नेयास्त्र चला रहा था वो। तो एक जो गोला है, हाथ गोला चलाते थे, तो इन्होंने उक्का नामक अग्नेयास्त्र, कौन सा? उक्का। ये क्वेश्चन भी बनता है। उस पे गोला फेंका और दीवार से टकराया और फटा नहीं वो। फटा नहीं, क्यों? क्योंकि इन्होंने कुरान की झूठी कसम खाई थी। तो दीवार से टकरा के वापस आया और जो उसके बगल में बारूद का ढेर रखा था वहीं आके फट गए और ये बुरी तरीके से जख्मी हुए और इनकी ये बीमार हो गए। फिर कुछ दिनों तक रहे और फिर मृत्यु हो गई इनकी। तो ये बोला जाता है कि इनके मरने के पहले कालिंजर के किले पर इनका अधिकार हो चुका था, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। लिखेंगे इसे अच्छे से। कालिंजर बुंदेलखंड में चंदेल शासक कीरत सिंह के विरुद्ध, कीरत सिंह के विरुद्ध क्यों हमला किया था इसने? कीरत सिंह पे, चंदेल शासक पर हमला किया था। तो उसके दो कारण थे, दो कारण थे। एक तो एक नाचने वाली थी, नचनिया। ऐसा बोला जाता है कि वो बहुत ही अच्छी, सुंदर, खूबसूरत थी और शेर खान उसे हथियाना चाहता था। मैंने पहले बताया, ये लोग किले के दरवाजे बंद कर लेते थे, अंदर नाच गाना चलते रहता था और शेर खान उस नचनिया को हथियाना चाहता था। एक तो ये कारण था। और दूसरा कारण था, रीवा का एक राजा था वीरभान बघेला, बुंदेला नहीं, वीरभान बघेला, बघेल शासक। और इसको शरण दे दी थी किसने? कीरत सिंह ने। इल्तुतमिश चालाक था, उसने नहीं दी थी तो बच गया हमले से, और इसने क्या किया? शरण दे दी। तो शेरशाह ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। क्लियर हो गया? युद्ध का कारण या शेरशाह के कालिंजर अभियान के कारण। दो कारण थे, एक नचनिया को हथियाना चाहता था और दूसरा रीवा के बघेल शासक वीरभान बघेला को शरण दे दी थी। अनिल कुमार, समझ में आया आपके? युद्ध के कारण दो कारण बताए मैंने। कौन सा अग्नियास्त्र चला रहा था वो? उक्का नामक अग्नियास्त्र चला रहा था। दीवार से टकराकर बारूद के ढेर पर गिर गया। शेरशाह जख्मी हुआ। शेरशाह जख्मी हुआ और 22 मई 1545 को उसकी मृत्यु हो गई। 22 मई 1545 को उसकी मृत्यु हो गई। कानून को क्या बोलता है इसके विषय में? शेरशाह के विषय में, वो बाहर से मुस्लिम, वो अंदर से हिंदू था। कानून को बोलता है
वह बाहर से मुस्लिम वह अंदर से हिंदू था। एक और कथन उसी का है, कानूनगो का है। इस प्रकार एक महान राजनीतिज्ञ और सैनिक का अंत हुआ। एक महान राजनीतिज्ञ और सैनिक का अंत हुआ। कीन एक इतिहासकार है। कीन क्या बोलते हैं इनके विषय में? 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें ऐसे ही क्वेश्चन बने थे, कथन वाले ज्यादा। कीन महोदय बोलते हैं, किसी सरकार ने इतनी बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई जितनी कि इस पठान ने। एक और कथन है इनका, कीन महोदय का, बुद्धिमत्ता और अनुभव में दूसरा हैदर। बुद्धिमत्ता और अनुभव में दूसरा हैदर। अब छोटा सा पढ़ लेते हैं उसके उत्तराधिकारी। तो पहले नंबर पे इस्लाम शाह सूर। दूसरा कोई उत्तराधिकारी इनका? तो इस्लाम शाह सूर के बारे में 2-3 बातें लिखेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा कोई योगदान था नहीं इनका। शासनकाल इनका 1545 से 1553, और इन्होंने राजधानी जो है आगरा से ग्वालियर स्थानांतरित कर दी थी। राजधानी आगरा से ग्वालियर स्थानांतरित कर ली थी। क्लियर एकदम? अगला लिखेंगे फिरोज शाह सूर। इसके बाद में जो उत्तराधिकारी बनेंगे फिरोज शाह सूर। इसके बाद आदिल शाह सूर, और सबसे लास्ट में कौन थे प्रिया? आदिल शाह सूर के बाद में सिकंदर शाह सूर। ये अंतिम शासक इसके, लेकिन सबके सब 1556 ईस्वी में खत्म, 1555-56 में खत्म। सिकंदर शाह सूर, सरेन के युद्ध में जिन्होंने लड़ाई की। क्लियर? तो सूर वंश कब से कब तक? 1540 से 1555, 1540 से 1555 तक लगभग 15 वर्ष का इनका शासनकाल। अब चूंकि शेरशाह सूरी महत्वपूर्ण शासक, और ये अपने विजयों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये काय के लिए प्रसिद्ध है? अपने शासन प्रबंध के लिए, शासन प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसलिए इनका शासन प्रबंध हमें पढ़ने की आवश्यकता है। पंकज बाबर की ओर से किस युद्ध में लड़ा था?
जल्दी बोलो। चंदेरी का युद्ध। आप तो कुछ बोलोगे नहीं। मोहित आप बताओ, अफगानों की ओर से किस युद्ध में लड़ा था ये? अफगानों की ओर से किस युद्ध में लड़ा था? अफगानों की ओर से ये दो युद्ध में लड़ा था, एक घाघरा का युद्ध और दोहरिया का युद्ध। घाघरा का युद्ध और दोहरिया का युद्ध, और दोनों में अफगान कौन था? महमूद लोधी। महमूद लोधी। इसके बाद में चौसा का युद्ध, बेलग्राम का युद्ध, दोनों में विजय हुआ, हुमायूं को परास्त किया। इसके बाद 1541 गखरों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। राय सारंग वहां का शासक था। रोहतासगढ़ का निर्माण किया। रोहतासगढ़ के किले का निर्माण किया। 1541 में खिजर खान ने बंगाल में विद्रोह किया था। इन्होंने उस विद्रोह को नियंत्रित किया और 16 सरकारों में वहां पर साम्राज्य का विभाजन कर दिया। 1542 मालवा विजय की। कादिर शाह जो कि ग्वालियर का शासक था, उसने सम्मान किया और उसकी बदौलत मांडू उज्जैन को भी जीता और वहां पे सुजात खान को सूबेदार नियुक्त किया और पुत्र आदिल खान को रणथंभौर का सूबेदार नियुक्त किया। फिर रायसीन अभियान, जो कि वहां का शासक पूरनमल चौहान था। कुरान के ऊपर हाथ रखकर उसने शपथ ली थी कि यदि दरवाजे खोल देते हैं तो मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन किले के दरवाजे खोलने के बाद इन्होंने खूब मारकाट की। पुत्र कुतुब खान ने आत्महत्या कर दी। फिर 1544 मारवाड़ विजय, वहां का शासक मालदेव और 2 सिपाही जैता और कुप्पा। क्या बोला था युद्ध जीतने के बाद? मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। 1545 कालिंजर अभियान, चंदेल शासक कीरत सिंह के विरुद्ध लगभग 7 महीने तक घेरा डाला था और एक नाचने वाली को हथियाना चाहता था और साथ ही कीरत सिंह ने रीवा के राजा वीरभान बाघेला को अपने यहाँ शरण दी थी। उक्का नामक अग्नेयास्त्र चला रहा था और जो बारूद के ढेर में आग लगने से उसकी मृत्यु हो। इसके बाद उत्तराधिकारी इस्लाम शाह सूर, फिरोज शाह, आदिल शाह सूर और सिकंदर शाह सूर। यहां से भी क्वेश्चन उठा था, एक बार पीएससी ने पूछा था। अब हम केंद्रीय प्रशासन देखते हैं। यहां पर केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन का मतलब साम्राज्य विभाजन नहीं होता। केंद्र में प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे और क्या व्यवस्था थी? केंद्रीय प्रशासन साम्राज्य निर्माता तथा प्रशासन के रूप में या प्रशासक के रूप में अकबर का पूर्वगामी, अकबर का पूर्वगामी। शासन केंद्रीकृत। शासन कैसा है इसका? केंद्रीकृत। निरंकुश शासन, निरंकुश शासन, किसी खलीफा को मानने की जरूरत नहीं। निरंकुश शासन। नौकरशाही चोटी पर थी। अब प्रमुख विभाग, 4 प्रमुख विभाग थे। यहां से भी क्वेश्चन उठता है। प्रमुख विभाग कितने थे? 4। और 4 विभागों में थे, सबसे पहला दीवाने वजारत। दीवाने वजारत अर्थात राजस्व विभाग। दीवाने वजारत, राजस्व विभाग। दूसरा दीवाने रसालत। दीवाने रसालत। विदेश विभाग, विदेश विभाग।
दीवान रसालत विदेश विभाग, दीवान ए आरिज कौन सा विभाग होगा ये? सैन्य विभाग, दीवान ए आरिज सैन्य विभाग। और एक है दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा पत्राचार विभाग, सूचना एवं पत्राचार विभाग, पत्राचार विभाग, दीवान ए इंशा, सूचना व पत्राचार विभाग। अब विभाजन देखें तो सबसे ऊपर केंद्र, और केंद्र में प्रमुख कौन है? शेर शाह सूरी, मतलब सम्राट केंद्र में। और केंद्र का विभाजन हुआ है सूबा, सूबा या इसे एकता कह सकते हैं, और इसका प्रमुख कौन होगा? इक्तेदार या सूबेदार, इक्तादार या सूबेदार। सूबे का विभाजन काय में किया था इन्होंने? सरकारों में। सरकार ये काय में बटे हुए थे, सूबे काय में बटे थे? सरकार। जैसे बंगाल जो सूबा है 16 सरकारों में विभक्त था, बाद में 19 सरकारों में भी विभक्त हो चुका था, धीरे धीरे बढ़कर कितनी हो गई थी? 19 सरकारें हो चुकी थी। तो सरकार, और सरकार का प्रमुख होता था शिकदार ए शिकदारा, शिकदार ए शिकदारा। सरकार जो है वो विभक्त होती है परगने में, ये क्वेश्चन भी बनता है, परगना। और परगने का प्रमुख होता था शिकदार या मुंशिफ, यानी शिकदार व मुंशिफ। और यहाँ पे कौन? शिकदार ए शिकदार। इसका मतलब ये है कि परगने में शिकदार होता था, और शिकदारों का भी प्रमुख अधिकारी उसमें भी प्रमुख, तो शिकदार ए शिकदार। और सबसे नीचे आ जाएगा गांव, सबसे नीचे कौन आ जाएगा? गांव। और गांव में पटवारी, गांव में एक पद होता था पटवारी का, या प्रधान व मुकद्दम। पटवारी, प्रधान व मुकद्दम। क्लियर हो गया ये सैन्य मतलब शासन, केंद्रीय प्रशासन है, केंद्रीय प्रशासन एवं प्रशासन का विभाजन। अब हम पढ़ेंगे इनके राजस्व प्रणाली। केंद्रीकृत शासन के बाद दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता इनकी राजस्व प्रणाली। इसमें महत्वपूर्ण योगदान इनका राजस्व प्रणाली में। राजस्व प्रणाली, राजस्व प्रणाली। राजस्व का मुख्य आधार क्या होगा इनका? नेहा नहीं पता। आज आपको क्वेश्चन पूछना था, लेट हो गए। आज आपकी भी छुट्टी है क्या? नहीं भाई, मेरा लेट होने का कारण तो मैंने बता दिया था, आपका लेट होने का कारण क्या था? आप बताएं जरा इनका क्या नाम बताओ एक बार। वंशिका, ठीक है। आप बताओ राजस्व का मुख्य आधार क्या था? जी हाँ, तो उसी का तो मुख्य आधार पूछ रहा हूँ। एक ही तो आधार होता है, कृषि। कृषि नहीं, भू राजस्व। क्या होता है? भू राजस्व। चाहे मौर्य काल पड़ा तब भी, गुप्त काल पड़ा तब भी, और अब हम मुगल साम्राज्य पढ़ रहे तब भी राजस्व का मुख्य आधार क्या है? भू राजस्व। इनको जो आय प्राप्त होती थी वो
कृषि पर लगाए जाने वाले करों से प्राप्त होते थे। तो लिखेंगे मुख्य स्रोत भूमि कर या लगान, भूमि कर या लगान। शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी, रैयतवाड़ी थी। क्या होता है विजय रैयतवाड़ी में? देखो, लगान वसूल करने की व्यवस्था एक होती है, अपन ने अभी जो पढ़ा था जमींदारी, जमींदारी प्रथा है। जमींदारी को अपन ने और एक नाम पढ़ा था, किसी को याद आ रहा है क्या? ये दिल्ली सल्तनत में थी ना, जाप्ती प्रणाली भी बोल सकते हैं। दूसरा क्या? ठेके पर जो लगान वसूल करने के लिए दे देते थे। नहीं नहीं, मनसबदारी तो अभी अकबर के समय में आएगी। मनसबदारी, जागीरदार, चलो ठीक है, जमींदारी को ही समझ लेते हैं अपन। जमींदारी, जमींदारी और दूसरा कौन सा? रैयतवाड़ी। रैयत का मतलब होता है किसान, रैयत का मतलब क्या होता है? किसान। और जमींदारी में क्या होता था? जमीन का एक मालिक बना दिया जाता था, ये तुम्हारी जमीन है और तुम इसका लगान वसूल करो और सरकारी खजाने में जमा करो। और इसमें क्या होता था? सरकार और किसान के बीच में कोई जमींदार जैसा मध्यस्थ नहीं था। सरकार और किसान के बीच में जमींदार जैसा कोई मध्यस्थ नहीं था। सरकार स्वयं या किसान जो है स्वयं सरकार के पास में जाता था और अपना लगान जमा कर देता था। और जमींदारी में क्या बीच में कमीशन खाने वाला रहता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। क्लियर हो गया? तो यहां पर कहते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था जिसमें किसानों से सरकार का प्रत्यक्ष संबंध था। भूमि का विभाजन अच्छी, मध्यम व खराब के रूप में भूमि का विभाजन किया था उन्होंने। अच्छी कौन सी है, मध्यम कौन सी है और खराब कौन सी है। अब लगान वसूल करने की जो प्रणाली थी, वसूल या चुकाने की, तो वो 3 प्रकार से चुका सकते थे। लगान 3 प्रकार से चुका सकते थे। तो सबसे पहला है गल्ला बख्शी अथवा बटाई। गल्ला बख्शी अथवा बटाई, गल्ला बख्शी अथवा बटाई। दूसरा है नष्ट, नष्ट या कनकुत। और तीसरा है नकदी या जाप्ती। अब देखो, गल्ला बख्शी अथवा बटाई, गल्ला बख्शी अथवा बटाई क्या होगा? ये गल्ला बख्शी अथवा बटाई, 4 एकड़ खेत है, अब आपको 25% टैक्स देना है। भाई 1 एकड़ की फसल तुम काटो और लेके चल जाओ, ये गल्ला बख्शी होगी, जो है वहीं का वहीं। ठीक। फिर है नष्ट या कनकुत, कुल उत्पादन कितना हुआ उसका एक पार्ट दे दो, दावन वावन सब करो, उसके बाद में दे दो। और नहीं कर सकते तो फसल को बेचो और उसके बाद जो आय प्राप्त हो रहे उसका एक पार्ट दे दो। क्लियर हो गई? तो गल्ला बख्शी अथवा बटाई मतलब खेत के खेत में से, ये कुल उत्पादन में से, और ये आय में से देना है। क्लियर हो गया? तो 3 तरीके से हम लगान चुका सकते थे। लगान कितना होता था? कुल उत्पादन का 1/3,
कुल उत्पादन का 1/3। लगान जो होता था कुल उत्पादन का 1/3, कुल उत्पादन का 1/3। शेरशाह ने कृषि योग्य भूमि और पड़ती भूमि, कृषि योग्य भूमि और पड़ती भूमि दोनों का मापन करवाया। इसके लिए अहमद खान की सहायता ली, ये नाम भी महत्वपूर्ण है, अहमद खान की सहायता ली। बत्तीस इंच या 39 अंगुल, उंगली मतलब अंगुल, 32 इंच या 39 अंगुल का सिकंदरी गज, सिकंदरी गज व सन की डंडी का प्रयोग किया, सन की डंडी का प्रयोग किया। अभी भी हम पुराने लोगों से बात करें तो बोलते हैं ना, कड़ी, इतनी कड़ी जमीन है, उतनी बड़ी, इतनी कड़ी जमीन है। तो ये सन की डंडी जो थी वो टूट जाती थी, इसलिए सन की डंडी की जगह बाद में काय का उपयोग होगा, लोहे की कड़ी का, लोहे की कड़ी का। तो वो कड़ी से ही जमीन नापते थे पहले। पटवारी आता था तो लोहे की वो जंजीर लेके आता था और उसमें कड़ियां लगी होती थी इतनी 32 इंच के। तो ये किसने शुरुआत की है? शेरशाह सूरी ने। उसने किसानों से जरीबाना शुल्क, जरीबाना, 2 कर अलग से वसूल किए, जरीबाना और महसिलाना, जरीबाना और महसिलाना। जरीबाना क्या होता है? जरीबाना मतलब सर्वेक्षण शुल्क, सर्वेक्षण शुल्क, कि भाई आपके ऊपर भूमि को नापना है तो नापने का खर्च किसानों से लेते थे, उसे क्या बोलते थे? जरीबाना। ठीक। फिर कर वसूल करने वाला एक अधिकारी होता था, कर वसूल करने का शुल्क या कर वसूल करने का खर्च, ये महसिलाना, ये भी किसान से ही लेते थे, भूमि को नापने का खर्च और कर वसूल करने का खर्च, ये भी किसानों से ही लिया जाता था। और मुख्य कर कौन सा था इनका? भूराजस्व। भूराजस्व को कहते थे खिराज, खिराज। और कितना होता था? औसत उपज का 1/3, औसत उपज का 1/3। भूमि को पट्टे पर दिए जाने की शुरुआत की, भूमि को पट्टे पर दिए जाने की शुरुआत की। अब पढ़ेंगे मुद्रा व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था। अभी जो मुद्रा व्यवस्था, रुपया जिसे कहते हैं, इसकी शुरुआत किसने की? शेरशाह सूरी ने। भारत की जो मुद्रा है, रुपया है, उसकी शुरुआत शेरशाह सूरी के समय में हुई थी। तो लिखेंगे शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी, पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर चांदी का रुपया
चांदी का रुपया, चांदी का रुपया 180 ग्रेन का, ये भी याद रखना, 180 ग्रेन का चांदी का रुपया। और एक चलता था तांबे का, तांबे का क्या, तांबे का दाम, है ना, जीतल नहीं, जीतल तो सोने का अपन दिल्ली सल्तनत में पढ़ा, तांबे का दाम, और दाम होता था 380 ग्रेन का, दाम जो है 380 ग्रेन का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 380 ग्रेन का ये वजन होता था उस समय। तो चांदी का रुपया 180 ग्रेन का और तांबे का दाम ये 380 ग्रेन का, इसके द्वारा चलाया गया। 23 टकसालें थी इनके समय में, 23 टकसालें थी। सिक्कों पर शेरशाह का नाम वो पद अरबी भाषा में लिखता था। आगे लिखेंगे अब भवन व इमारतें, निर्माण कार्य इनके समय के। शेरशाह का मकबरा कहां पर है? सासाराम बिहार। सासाराम बिहार, सासाराम बिहार। ये सासाराम क्या है? ये वो जगह है जहां जौनपुर के राज्य के अधीन इनकी छोटी सी जागीर थी वहां पे, तो ये सासाराम के जागीरदार थे। तो शुरुआत में ही बताया ना कि ये जो विवाद हुआ इनका उत्तराधिकार को लेकर, इसलिए वहां से छोड़कर ये चला गया था, लेकिन भाई ये जागीर तो मेरी है और मेरी ही रहेगी, तो उसी याद में उसने अपना मकबरा जो है वो सासाराम में बनाया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो लिखेंगे स्वयं का मकबरा जो सासाराम बिहार में बनवाया। दूसरा क्या बनाया इसने? रोहतासगढ़ का किला, रोहतासगढ़ का किला, रोहतासगढ़ का किला। एक बनाया था इसने मस्जिद, दीनपनाह नगर को तुड़वाकर, दीनपनाह नगर को तुड़वाकर पुराने किले का निर्माण किया, जिसे किला ये कोहना मस्जिद कहा गया, किला ये कोहना मस्जिद कहा गया। कन्नौज नगर को बर्बाद करके शेरपुर नामक नगर बसाया इसने। कन्नौज नामक नगर को बर्बाद करके शेरपुर नामक नगर बसाया। जैसे एक शहर था प्राचीन समय में, कौन सा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को अब क्या कहते हैं? पटना। तो ये पटना नाम किसने दिया? शेरशाह सूरी ने। पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया शेरशाह सूरी ने। सत्रह सौ सरायों का निर्माण किया इसने। सराय, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, इसलिए अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। 1700 सरायों का निर्माण किया। अब ये क्वेश्चन बनता है, कानून गो ने साम्राज्य रूपी धमनिया कहा है। समझ लो इस क्वेश्चन को, साम्राज्य रूपी
धमनिया कहाँ है? तो बताओ ये धमनिया किसे कहा कहते हैं वैसे? धमनी किसमें रक्त प्रवाहित। रक्त। और ये क्या होती है? सड़कें। ये वर्तमान परिस्थिति में किसे बोला जाता है? सड़कों को, परिवहन के साधनों को धमनिया कहा जाता है। लेकिन शेरशाह-सूरी के संबंध में नहीं कहा गया। शेरशाह-सूरी के संबंध में धमनिया किसको कहा गया? उसके द्वारा निर्मित सराय को। जो 1700 सराय बनाई है उसे कानूनगो ने क्या कहा? साम्राज्य रूपी शरीर की धमनिया कहा है। साम्राज्य रूपी शरीर की धमनिया। जीटी रोड बनाई इसने। जीटी रोड कहां से शुरू होती थी? बंगाल में सोनारगांव से शुरू होकर जीटी रोड बंगाल में सोनारगांव से शुरू होकर दिल्ली लाहौर होते हुए पंजाब में अटक तक, दिल्ली लाहौर होते हुए पंजाब में अटक तक, पंजाब में अटक तक। तो इस प्रकार अपन ने देखा शेरशाह सूरी महान निर्माता भी था, महान प्रशासक, प्रशासन में बहुत अधिक सुधार किए, एक विजेता था और कुछ उपलब्धियां उनके नाम से जुड़ी हैं, हम आगे भी पढ़ेंगे। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो अकबर से संबंधित होगा। अकबर का जन्म 1542, मृत्यु 1605, अकबर के बारे में। तो ढेर सारी बातें करेंगे मुगल साम्राज्य के विषय में। मिलते हैं कल ऐसी बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।